चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। पिछले क्लास में हम लोगों ने विद्युत संयोजी बंध पढ़ लिया था ना। अब लिखो सहसंयोजी बंध तथा सहसंयोजकता को उदाहरण देकर समझाइए। सहसंयोजी बंध तथा सहसंयोजकता को उदाहरण देकर समझाइए। सहसंयोजी बंध तथा सहसंयोजकता को उदाहरण देकर समझाइए। देखिए यहाँ पर इसके नाम पर अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको इसका जो मतलब है वो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। सह मतलब सहयोग और संयोजी मतलब संयोग, अर्थात सहयोग से जब हो संयोग, ठीक है, सहयोग से जब हो संयोग तो जो बंध बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? सहसंयोजी बंध। अब सहयोग से कैसे? इस प्रकार के बंध में क्या होता है कि दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी करते हैं और अपना अष्टक समान साझेदारी के द्वारा पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा बेहतर चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। ये बंध जो है तीन प्रकार का होता है। एकल सहसंयोजी बंध, एकल सहसंयोजी बंध, अर्थात सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या है? H2। देखो H और H, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन के पास अगर दो इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना है वो किसके समान हो जाती है? अक्रिय गैस हीलियम के समान। और हर परमाणु क्या चाहता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना अक्रिय गैस के समान हो जाए। तो चूंकि हाइड्रोजन की दो इलेक्ट्रॉन पाकर के ही उसके पास अगर दो इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना अक्रिय गैस हीलियम के समान हो जाती है, इसलिए उसे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या करता है हाइड्रोजन? ये आपस में इस प्रकार से साझेदारी कर लेते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। बाद में क्या होगा? ये इस प्रकार से दो इलेक्ट्रॉन हो गए, साझेदारी कर लिए, इसके पास भी दो हो गए। अब इसके गोले में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। इसके गोले में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन है। और इस प्रकार से क्या होता है? दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। दोनों के बीच में क्या बन जाता है? एक बॉन्ड बन जाता है, या हम इसको लिख सकते हैं H2। और इस प्रकार एक बंध बनता है। अब ऐसा नहीं है कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसने अपना इसको दे दिया। होता क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन है, इसके परमाणु कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों के परमाणु कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग के प्रोसेस से सिग्मा बंध और पाई बंध बनता है। वो भी आगे पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है, वो भी आप लोग पढ़ेंगे। तो होता क्या है? ये दोनों ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग करके क्या बना लेते हैं? इस तरह से दोनों के बीच ओवरलैपिंग हो जाती है और दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में आ जाते हैं और इस प्रकार से दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। ये मतलब जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान की प्रक्रिया है वो देखिए, 1 मिनट बताते हैं आप लोगों के लिए। वो कुछ इस तरह से होती है, जैसे 1 रुपया इस हाथ में है, 1 रुपया इस हाथ में है और 1 रुपया इस हाथ में है। कितने रुपया है टोटल? 2 रुपए। अब इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया, तब तो एक एक ही रहेगा ना। लेकिन ऐसे ये आदान प्रदान की प्रक्रिया, जो साझेदारी की प्रक्रिया, वो ऐसे नहीं होती है। 1 रुपया इस हाथ में, 1 रुपया इस हाथ में, दोनों इस तरह से मिल जाते हैं। अब दोनों रुपए दोनों हाथों के बीच में हैं, तो ये हाथ कह रहा कि मेरे पास 2 रुपए, ये हाथ कह रहा मेरे पास
₹2 है, कह रहा है ना, दोनों कह रहे हैं एक दूसरे से, ये कह रहा है मेरे पास ₹2, ये कह रहा है मेरे पास ₹2 है। तो साझेदारी की स्थिति में क्या हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉनों पर, दोनों रुपयों पर किसका, दोनों हाथों का हक हो गया। ठीक है ना। ये कुछ इसी तरह की बात हो गई, जैसे तुम दो भाई हो, 100 बीघा जमीन है या 50 बीघा है, तो अभी दोनों साझे में रह रहे हो, तो कहोगे कि हाँ मेरे पास 50 बीघा जमीन है, दोनों अलग अलग हो जाओगे तो 25 बीघा जमीन हो, एक ताकत आधी रह जाती है। जब दो भाई अलग अलग होते हैं ना तो ताकत आधी रह जाती है। इसीलिए कहते हैं बड़े अनमोल हैं ये रिश्ते, तू यूं ही इन्हें बर्बाद ना कर, मेरा भी तू हिस्सा ले ले, पर घर में खड़ी दीवार ना कर। ठीक है, भाई से कभी बुराई नहीं करना चाहिए। भाई से जिस दिन बुराई कर लोगे उस दिन तुम एकदम खत्म स्थिति में हो, एकदम खत्म स्थिति में। और बुराई क्या है बात पे होती है, छोटी छोटी चीज़ों पर, जमीन जायदाद, घर मकान, मड़ैया, फैन, यहाँ तक कि नाली पर तक लड़ाई हो जाती है भाइयों के बीच में कि ये तुमने इधर नाली बढ़ा दी, उधर बढ़ा दी, होता ये कोई होना नहीं चाहिए। खैर ध्यान दीजिए, तो सहयोग, दोनों दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में जो सहयोग होगा तो इस तरह से होगा। तो दो इसका ये परमाणु कक्षक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसका ये परमाणु कक्षक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे से हाथ बढ़ाएंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ेगा और दोनों एक तरह से ओवरलैप कर जाएंगे। समझ में आ गई बात। तो दोनों ओवरलैपिंग कर लेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में आ जाएंगे और इस प्रकार क्या होगा, दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके पास भी, इसके पास भी, 2 इसके पास, 2 इसके पास, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। अब सोचो, तुम देखो 4 इलेक्ट्रॉनों का काम 2 ही इलेक्ट्रॉनों से हो रहा है, तभी तो कहते हैं एक एक क्या हो जाता है, 11 हो जाता है, एक एक 2 होता है। हाँ, प्लस भी हटा दो ना, कुछ गैप नहीं बचना चाहिए। प्लस है, एक और एक के बीच जो प्लस होता है वो भी नहीं रहना चाहिए, फिर दोस्ती काहे की है। ठीक है, वो तो समझौते वाला है, एक तरह से कंप्रोमाइज किया जा रहा है कि किसी चीज को लेकर के, तब एक एक 2 होगा। जहां दोनों आपस में एक दूसरे में विलय हो गए, विलयन पड़ा है ना, जब विलय हो जाएंगे दोनों तो क्या हो जाएगा, तो एक एक 2 नहीं, एक एक 11 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो इस प्रकार से क्या होता है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेता है और बॉन्ड हमेशा एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है। अब आगे की बात करते हैं, देखिए अभी बताएं आपके लिए पूरी डेफिनेशन। पहले आप एग्जाम्पल पर ध्यान दे लीजिए, एग्जाम्पल पर रिसर्च कर लीजिए पूरी तरीके से। दूसरा देखिए क्या होता है, क्योंकि यहाँ एक बॉन्ड बना है इसलिए एकल सहसंयोजी बंध है। यहाँ देखिए द्विसहसंयोजी बंध। अब होता क्या है, आप लोग क्या करते हैं, पहले सबसे परिभाषा पढ़ लेते हैं और वही रट लेते हैं, एग्जाम्पल्स पर ध्यान नहीं देते। परिभाषा रट ली, एग्जाम्पल समझा ही नहीं, जबकि इस प्रश्न को उल्टा करके पढ़ना चाहिए। एग्जाम्पल समझो पहले, तब अपने आप डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, वहां हो क्या रहा है, कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये पता करना चाहिए। अब देखिए अगला, देखिए ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 2 4 और 2 6। दूसरे के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे से दिखा दो, क्रॉस से दिखा दो, 2 2 4 और 2 6। कितना कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, तो ये इससे ले लेगा। इसके कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। ये इससे ले लेगा, इसके कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, पूरे हो गए। क्या बन जाएगा, O डबल बॉन्ड O या O2। दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड बनता है तो एक ही, इसीलिए द्विसहसंयोजी बंध है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तीसरा देखिए आप लोग, तीसरा देखिए त्रिसहसंयोजी बंध, त्रिसहसंयोजी बंध, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, अंग्रेजी लिखी लोगे अपनी। देखिए नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाइटम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5। कितना पूरा करने, अष्टक पूरा करने के लिए चाहिए, कितना चाहिए, 3 चाहिए ना, तो 3 इलेक्ट्रॉनों की ये साझेदारी करेगा। ये 3 इससे ले लेगा, इसके कितने हो गए, 3 3 6 और 2 8।
ए से ले लेगा 3 3, 6 और 2 8, क्या मिल जाएगा n 1 2 3 ट्रिपल मान n, या क्या बन जाएगा n2 बन जाएगा। क्लियर है, क्या बन जाएगा n2 बन जाएगा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, एक परमाणु अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा भी 1 ही दे रहा है, एक परमाणु अगर 2 दे रहा है तो दूसरा भी 2 दे रहा है, एक 3 दे रहा है तो दूसरा भी 3 दे रहा है। क्लियर है, ऐसा नहीं है कि एक 1 दे रहा हो दूसरा 2 दे रहा हो, ऐसा नहीं है। तो साझेदारी हो रही है, पहली बात। बंध का निर्माण कैसे हो रहा है, साझेदारी से हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, कैसी साझेदारी हो रही है, समान साझेदारी हो रही है। कैसी साझेदारी हो रही है, काहे की साझेदारी हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी, समान साझेदारी हो रही है। और इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी से बनने वाले बंध को ही क्या बोला जा रहा है, सहसंयोजी बंध। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब किया क्या तुमने, पहले परिभाषा रख ली और एग्जाम्पल पर ध्यान ही नहीं दिया। एग्जाम्पल तो तुम लिखोगे ही नहीं कंप्लीट कायदे से, तो फिर आगे चल के परिभाषा भी भूल जाओगे। एग्जाम्पल पर डिस्कस करिए कि ये बांड कैसे फॉर्मेशन हुआ, इस बांड का कैसे बना है, ये कैसे बना। जब इस पर डिस्कस कर लोगे तो डेफिनेशन तो 2 मिनट का खेल है, अपने आप पता लग जाएगी। इसे कहते हैं सीखना, सीख सीख करके पढ़ना। और रटना है तो पहले परिभाषा और फिर एग्जाम्पल। तो ध्यान दीजिए क्या मैं बता रहा था। अब डेफिनेशन क्या होगी, 2 परमाणुओं के मध्य क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी, और उससे जो बंध बन रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं। अब देखो एकदम मजेदार तरीके से परिभाषा निकल करके आ गई। क्या परिभाषा, 2 परमाणुओं के मध्य, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध, क्या बोला, 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। सहसंयोजकता किसे कहते हैं, सिंपल। सहसंयोजी बंध के निर्माण में किसी तत्व का एक परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है वह उसकी सहसंयोजकता कहलाती है। क्या परिभाषा होगी, सहसंयोजी बंध के निर्माण में किसी तत्व का एक परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है वह उसकी सहसंयोजकता कहलाती है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन ने, दोनों हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की है, एक एक इलेक्ट्रॉन की, एक की इसने की एक की इसने की, तो सहसंयोजकता कितनी होगी, 1। इन दोनों ने कितने कितने की है, 2 2 की है, तो सहसंयोजकता कितनी होगी, इन्होंने कितने कितने की है, तो सहसंयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। तो किसी तत्व का एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है वह उसकी सहसंयोजकता कहलाती है। एक परिभाषा और भी आ सकती है इसकी, वो कौन सी आ सकती है, देखिए यहाँ कितने, इसकी सहसंयोजकता भी कितनी बताई, 1। बंध कितना बना, इसकी कितनी बताई, बंध कितना बना, इसकी कितनी बताई, बंध कितना बना, तो हम ये भी कह सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी परिभाषा निकल करके आ रही है कि किसी तत्व का एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जितने सहसंयोजी बंध बनाता है वह उसकी सहसंयोजकता कहलाती है। हाइड्रोजन ने इस हाइड्रोजन के साथ कितने सहसंयोजी बंध बनाए, तो सहसंयोजकता कितनी, इसने कितने बनाए, सहसंयोजकता कितनी, इतने कितने सहसंयोजी बंध बनाए, 3, तो सहसंयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। बात समझ आ गई। तो जब चीजों को समझ लोगे, सीख लोगे, तो परिभाषा तो अपने आप बन जाएगी। अब तुम परिभाषा पहले रटते हो, फिर एग्जाम्पल रटते हो, और रट के कुछ दिन बाद भूल जाते, कुछ याद नहीं रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस मुझे इस बात का लगता है कि मैं इस थीम से आप लोगों को पढ़ाता हूँ, इस टेक्निक से पढ़ाता हूँ, लेकिन इसका लाभ मोस्टली बच्चे नहीं उठाते हैं। उनका वही डर रहा है, उनकी सोच नहीं बदल रही है, वो पढ़ने का तरीका नहीं बदल रहा है, ठीक है, तो फिर मेरी मेहनत बेकार चली जाती है। इस बात का मुझे अफसोस है। आप लोग मेहनत करिए। कल कितने लोग आए थे टेस्ट देने, बहुत कम लोग टेस्ट देने के लिए आए थे, और लड़कों की तो स्थिति बहुत खराब है। आप देख लीजिए, ये टॉपर्स जो आए हैं वो भी लड़कियां ही ज़्यादा इस बार भी हैं, ठीक है। खैर,
तो टेस्ट जरूर दिया करो। हमने आप लोगों को बताया कि 3 चीजों पर केवल काम कर लीजिए, आप लोग 3 चीजों पर काम कर लीजिए, केवल 5 साल कर लीजिए। ये 5 साल जिंदगी बदल देंगे। 2 साल का इंटरमीडिएट और 3 साल का कोई भी ग्रेजुएशन। 3 काम में पहला सबसे काम ये है कि आप क्लास को 100% ध्यान से पढ़िए, कहीं भी पढ़िए। दूसरा काम ये करिए कि जितना उस दिन पढ़ा है प्रण करिए कि उसी दिन हम याद करेंगे घर पर जा करके। और फिलहाल मैं अपने सब्जेक्ट की गारंटी ले रहा हूँ, 10 मिनट में याद हो जाएगा घर पर जा करके, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। क्योंकि जितना आप लोगों को यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ जिस तरीके से, अगर पूरा ध्यान से पढ़ लिया 100% ध्यान से, तो फिर 80 से 100% यही याद हो जाएगा। महाबुद्धू को 80% याद हो जाएगा, अगर ठीक ठाक थोड़ा बच्चा है तो उसको 100% यही याद हो जाएगा। घर पर जाकर एक बार दिमाग में सेट करना है, मात्र 10 मिनट। 10 मिनट से ज्यादा याद लग जाए उतना याद करने में जितना उस दिन पढ़ाया है, तो अगले दिन आकर मुझसे शिकायत करिएगा। तो 2 काम तो ये हो गए। तीसरा काम ये है कि जब भी टेस्ट हो तो टेस्ट नहीं छोड़ना है, उसे किसी एग्जाम से कम नहीं समझना है। 3 काम तुम कर लो, लेकिन कंटिन्यू कर लो पूरे 5 साल। फिलहाल अभी तो 2 ही साल का टारगेट बना के चलो, वो 3 ग्रेजुएशन बाद की बात है। अभी 2 साल, लेकिन निरंतर ये कार्य करना, निरंतर। किसी से किसी की कोई शरीकत नहीं करनी है, कुछ नहीं। कौन क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं, हमें ये 3 काम करने हैं, मतलब करने हैं। कौन क्लास में बोल रहा है, कौन क्लास में बात कर रहा है, कौन घर पर पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन मस्ती कर रहा है, कौन रील देख रहा है, दुनिया कोई सारी दुनियादारी सब छोड़ करके 3 काम पर फोकस कर लो। और जब इन 3 कामों पर फोकस करोगे तो बाकी जो अवगुण है वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि समय नहीं मिलेगा खुरापाते करने का या खुरापाते सोचने का। समझ में बात आ रही? अब इन 3 चीजों पर ऐसा नहीं कि केवल 3 दिन ही काम करना है, कि 3 दिन ही सर ने बोला है तो 3 दिन बातें याद रहेंगी, उसके बाद हम भूल जाएंगे, फिर तब काम नहीं चलेगा। पूरे 2 वर्ष ये तपस्या, ये साधना आपको करनी है। और ऐसा नहीं कि एक पैर पर खड़े होकर करनी, आराम से रिलैक्स में बिल्कुल हल्के फुल्के होकर के पढ़ाई करिए। बहुत टेंशन लेके नहीं करनी, आराम से हल्के फुल्के होकर के, आराम से हल्के फुल्के होकर क्लास में बैठिए। ऐसा नहीं एकदम तनाव लेकर बैठे हैं कि देखो सर पढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं बैठना है। आराम से रिलैक्स फॉर्म में पढ़िए, बस तुम्हारा ध्यान 100% होना चाहिए। समझ में आता है कि एकदम अलर्ट मोड में, सुस्त नहीं होना चाहिए दिमाग, एकदम अलर्ट मोड में क्लास में बैठो, पूरे फोकस के साथ पढ़ो। घर पे पढ़ो, आराम से बढ़िया से पढ़ो। तुम केवल 1 महीने ये कार्य कर लो लगातार, फिर तुम्हारी हैबिट में आ जाएगा। 1 महीने तुम सिर्फ कर लो, बल्कि साइकोलॉजी कहती है कि 21 दिन कर लो। 21 दिन आप कोई कार्य निरंतर यदि कर लेते हैं तो फिर उसके आगे फिर आपको वो कार्य अपनी ओर खींचने लगता है, चाहे अच्छा कार्य हो चाहे बुरा कार्य हो, ऐसा साइकोलॉजी कहती है। 21 दिन तक अगर आपको कोई चीज छोड़नी है, जैसे कुछ लोगों को नशे की लत होती है, अगर 21 दिन उन्होंने छोड़ दिया तो फिर नहीं वो नशा उन्हें अपनी तरफ खींचेगा। पढ़ाई का नशा करना है तो 21 दिन लगातार कंटिन्यू, लगातार जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ लो। 22वें दिन पढ़ाई तुम्हें खींचेगी। पढ़ाई भी एक नशा है, जिनको ये नशा हो गया समझ लो गए, ठीक है। कहाँ गए? ऊपर नहीं गए, ठीक है, लेकिन ऊपर गए, सबसे ऊपर। ये कीचड़, ये भीड़, सबको चीरते हुए आ गई, ऊपर दिखाई दोगी तुम, सबसे ऊपर। समझ में बात आ गई? तो नशा भी करो तो अच्छा नशा करो ना, अभी पढ़ाई लिखाई का नशा करो, ठीक है। तो 21 दिन प्रण करिए कि हम ऐसा करेंगे, 21 दिन आप कर लीजिए। 22वें दिन पढ़ाई खुद आपको अपनी ओर खींचेगी, आपको फिर नहीं। लेकिन 5-6 दिन 7 दिन आपको बहुत दिक्कत होगी, लगेगा अरे यार बंद कर दो, नहीं याद हो रहा है। ना याद हो फिर भी पढ़ो। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें भूलने की आदत है सर, हम भूल जाते हैं, तो इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? ये तुम्हारा जिम्मेदारी थोड़ी भूलना है, तुम्हारा काम क्या है? याद करना। भूल गए फिर याद करो, फिर भूल गए फिर याद करो। भाई जो चीज मेरे बस में नहीं है, ना भूले ये बात किसी के बस में है? बताओ। लेकिन मेरे बस में क्या है? याद करना तो मेरे बस में है। हम फिर याद करेंगे, हम भूल जाएंगे, हम फिर याद करेंगे, हम फिर याद करेंगे, हम तब तक याद करेंगे, जब तक भूलते रहेंगे तब तक याद करते रहेंगे। क्या दिक्कत है? समझ में बात आ गई? जब किसी चीज के टॉपिक के बिल्कुल हाथ धोकर के पीछे पड़ जाओगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि याद ना हो।
बाकी कुछ टिपिकल लग रहा है, कुछ लेंदी लग रहा है, कुछ ज्यादा कठिनाई महसूस हो रही है, तो फिर आप अपने टीचर से थोड़ा मिल लीजिए कि सर इस प्रश्न में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो टीचर एक बार आपको बता देगा, थोड़ा मेहनत करके जब आप आए होंगे, फिर जब टीचर अपने मुंह से एक बार बता देगा तो समझ लो तुरंत याद हो जाएगी, फिर याद होके निकलोगे क्लास से बाहर। ऐसा भी होता है। तो भैया देखो, काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब तुम क्लास में बैठे हो, पढ़ नहीं रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, तो बात नहीं बन पाएगी। पढ़ने का तरीका, मेहनत, ऐसा नहीं कि मेहनत जो सफल होने वाले होते हैं वही केवल मेहनत करते हैं, जो असफल होते हैं वो भी मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दोनों के मेहनत करने का तरीका अलग होता है। हो सकता है जो सफल हुआ हो वो असफल व्यक्ति से कम मेहनत भी किया हो, थोड़ी कम, बहुत कम नहीं, थोड़ी बहुत 19-20, लेकिन कहीं ना कहीं उसके काम करने का तरीका अलग रहता है। अब इसी प्रश्न में आप पहले परिभाषा रटोगे, फिर एग्जाम्पल रटोगे, तो फिर हो गया, तो फिर नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल वो समझ लिया, सीख लिया, परिभाषा अपने आप बनेगी, क्या जरूरत है। वही परिभाषा क्या है, वही बात लिखनी है जो हमने सीखी है। क्या सीखा है कि दो परमाणुओं के मध्य क्या बन रहा है, एक सहसंयोजी बंध बन रहा है, एक बंध बन रहा है। कैसे बन रहा है? इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी से बन रहा है। तो उसी बंध को हम क्या कह रहे हैं? तो सिंपल सी परिभाषा निकल के आगे की नहीं आ गई कि दो परमाणुओं के बंध इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध, सहसंयोजकता किसे कहते हैं? सहसंयोजी बंध के निर्माण में किसी तत्व का एक परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है वह उसकी सहसंयोजकता कहलाती है। या दूसरी परिभाषा क्या बन के आ गई कि किसी तत्व का एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जितने सहसंयोजी बंध बनाता है वह उसकी सहसंयोजकता कहलाती है। अब इसको क्या जरूरत है? अब किसी ने पूछा सहसंयोजी बंध क्या? अरे सिर पीट रहे हैं, फोड़ रहे हैं, अरे कल ही याद किया था, शुरू का कोई बता दे क्या है ये तमाशा। अरे सिंपल सी बात, अगर सीखा हुआ है तो सिंपल सी बात बोलो कि दो परमाणु होते हैं, दोनों के बीच क्या होता है? साझेदारी होती है। किसकी होती है? इलेक्ट्रॉनों की। कैसी होती है? समान साझेदारी होती है। ठीक है, उससे क्या बन जाता है? याद हो गया, बात खत्म। तुरंत बता दो उसको कि दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते। फट से सुना दो उसके लिए। और ये बातें पढ़ाई ऐसी करो 24 घंटे चलते फिरते याद रहे, तब मानो की पढ़ाई है, तब मानो की तुम सीख रहे हो। अब तुम्हें हर बात के लिए अरे पहली लाइन बता दो, पहला अक्षर बता दो, हैं सिर पीट रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब पढ़ नहीं रहे, सीख नहीं रहे हो। जो चीज तुम्हें हर समय याद है, जितनी चीजें तुम्हें हर समय चलते फिरते याद हैं, बस ये मान के चलो तुमने उतना ही सीखा है, बाकी सब तुमने रटा है, और रटा है इसलिए भूल गए हो। ठीक है, केवल एग्जाम तक के लिए आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप तैयार नहीं कर रहे हो, आप कुछ अकल नहीं सीख रहे हो। ठीक है ना? आज भरा एकदम, और कल एग्जाम है, कल उसमें वॉमिटिंग करके चले आए। ठीक है, हाँ लौटा कूड़ादान, इसमें भरा आज भर के लिए, एग्जाम के टाइम भर के लिए, और फिर उसमें लौट दिया जा करके कॉपी में बस। और लौटने के बाद फिर घर, फिर एग्जाम से बाहर निकले, फिर कोई तुमसे सुनेगा कि हाँ बताओ इसका क्या उत्तर था, भूल गए, अब नहीं पता मुझे, 2-3 दिन बाद नहीं पता एग्जाम के बाद। तो इसका मतलब कि क्या एग्जाम क्या? एग्जाम एक पता किया जाता है कि भैया तुमने कितना सीखा, और तुमने ऐसे सीखा कि तुमने एकदम भर लिया एक दिन पहले, कि पूरी रात भरे और बस अगले दिन जाके लौट दिए। तो इससे ये क्या है? ये लॉन्ग टर्म वाली पढ़ाई नहीं है, ये भविष्य में आपके कोई काम नहीं आएगी। क्या काम है? ये मार्कशीट लगेगी कहीं? नहीं लगेगी, बेकार। ठीक है, इसके अंकों का कोई मतलब नहीं होगा आने वाले समय में। आने वाले समय में जितना तुमने सीखा है उसका मतलब होगा सिर्फ, फिर दोबारा से सीखना पड़ेगा, फिर कठिनाई बढ़ेगी। चलिए, कुल मिलाकर के कुछ ज्यादा बातें बता दी, लेकिन बातें इंपॉर्टेंट हैं, जरूरी हैं, तो इसलिए भी बताई हैं क्योंकि सीधे पढ़ाई चालू मत करो। पढ़ना कैसे है पहले ये तय कर लो। जो लोग पहले ये नहीं जानते कि हमें पढ़ना कैसे और सीधे पढ़ाई चालू कर देते हैं, वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, अंधेरे में तुमने तीर मारना चालू कर दिया, टारगेट तय ही नहीं किया, क्या पता कहाँ जाके लगेगा, कैसे क्या। चलिए लिखिए आप लोग, हेडिंग डाल ली, सहसंयोजी बंध लिखो। सभी लड़कियों के सिग्नेचर हो गए इस पर? हो गए? लिखो।
देखो, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी से बनने वाले बंध को दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। नई लाइन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, सहसंयोजी बंध अंडरलाइन कर दो, नई लाइन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखो। देखो, सहसंयोजी बंध के निर्माण में किसी तत्व का एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ किसी तत्व का एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है वह उसकी सहसंयोजकता कहलाती है। वह उसकी सहसंयोजकता कहलाती है। सहसंयोजकता अंडरलाइन करो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करो। अथवा किसी तत्व का एक परमाणु अथवा नई लाइन से लिखो इन्वर्टेड कॉमा में, किसी तत्व का एक परमाणु, एकदम गंदा गंदा नोट्स जो लोग बना रहे हैं उनको याद भी होगा गंदा गंदा और क्या, किसी तत्व का एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जितने सहसंयोजी बंध बनाता है, प्रेजेंट सीट नहीं है, कल मिल जाएंगी, आप लोग उस पर बना लीजिए, पेज पर साइन कर लीजिए। किसी तत्व का एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जितने सहसंयोजी बंध बनाता है वह उसकी सहसंयोजकता कहलाती है। वह उसकी सहसंयोजकता कहलाती है। सहसंयोजकता अंडरलाइन करो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करो। नई लाइन से लिखो, जिन यौगिकों में सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं उन्हें सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। नई लाइन से लिखो,
सहसंयोजी बंधों की संख्या के आधार पर एनिम दो प्रकार के होते हैं, वो सॉरी तीन, एनिम तीन प्रकार के होते हैं। नोट कर लीजिए, एकल सहसंयोजी बंध, द्विसह सहसंयोजी बंध और त्रिसह सहसंयोजी बंध। नोट करिए इसको। उतार लिया। अब देखो सहसंयोजी यौगिकों के लक्षण लिखिए। लक्षण, लक्षण क्या है? चूंकि ये किससे बने हुए हैं? अणुओं से बने हुए हैं। पहला लक्षण क्या है? अणुओं से बने हैं, ना कि आयनों से बने हैं। दूसरा लक्षण क्या है? अणुओं के बीच क्या पाया जाता है? दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण बल, जो कि आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसलिए इनके गलनांक क्वथनांक कैसे होंगे? गलनांक व क्वथनांक कैसे होंगे? कम होंगे। कारण क्या है? कारण दुर्बल वान डेर वाल, दुर्बल यानी इनके अणुओं के बीच में दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण बल। तो चूंकि अणुओं के बीच में जो बल लगता है, दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण बल, वो इतना दुर्बल होता है, उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। और आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसलिए आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसलिए कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। कम टेम्परेचर में ही हमारा काम हो जाएगा। तो इसलिए इनके गलनांक क्वथनांक कैसे होंगे? कम होंगे। नेक्स्ट देखिए, चूंकि ये अध्रुवीय हैं, ये ध्रुवीय नहीं है, यानी अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। ये अपने आयनों में, यानी एक या यूं कहें कि आयनित नहीं होते हैं। और चूंकि आयनित नहीं होते हैं, चूंकि आयनित नहीं होते हैं, तो ये अध्रुवीय विलायकों में अधिक विलय होंगे। अध्रुवीय विलायक में कैसे होंगे? अधिक विलय। जबकि ध्रुवीय विलायकों में, ध्रुवीय विलायक में कैसे होंगे? कम विलय होंगे। अध्रुवीय विलायक जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ध्रुवीय विलायक जैसे जल H2O ध्रुवों में टूट जाता है। पॉजिटिव OH पॉजिटिव नेगेटिव होता है कि नहीं? इसमें होता है। तो ये चूंकि ये अपने आयनों में वियोजित नहीं होते, यानी प्लस माइनस में नहीं टूटते हैं, इसलिए अध्रुवीय विलायकों में अधिक विलय होंगे और ध्रुवीय विलायकों में कम विलय होंगे। तुम लगातार कंटिन्यू बात करते रहते हो। अभी मैंने कम से कम 10 मिनट बोला होगा इसी बात पर। पिटना चाहते हो तुम? है? उठो वहां से, उठो। क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ बैठो चल करके। और अगली बार से अगर तुम्हें हमने देख लिया बोलते हुए, समझ लेना। और तुम्हारा नाम क्या है? क्यों बात करते हो? लड़ाई लड़ रहे, मतलब क्या क्या बात है? अभी मैंने इतना बोला, इसके बावजूद भी क्लास में हरकत हो रही है। दुश्मन हो अपने माता पिता के क्या? कुछ बच्चे माता पिता से दुश्मनी पूरी करने के लिए आए हैं, पूर्व जन्म की। हाँ, पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए पैदा हुए हैं। हाँ, बीच में कट करा दिया।
तो ये अणुओं से बने अणुओं के बीच दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण बल होता है, जिस कारण जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसलिए इनके गलनांक क्वथनांक कम होते हैं। ये आयनित नहीं होते, इसलिए अध्रुवीय विलायकों में अधिक विलेय हैं, ध्रुवीय विलायकों में कम विलेय हैं। और अगर हम इस बंध की बात करें तो ये जो बंध होता है वो दिशात्मक होता है। ये बंध कैसा, अगले पॉइंट की अगर बात करें तो उत्सय संयोजी बंध कैसा है, दिशात्मक है। दिशात्मक क्यों है? जैसे ये एच है, ये एच है, दोनों समान है, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन, दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के बिल्कुल बीचों बीच में रहेंगे, तो बीचों बीच वाली दिशा में रहेंगे। लेकिन अगर हम HCl की बात करें तो Cl की विद्युदात्मकता ज्यादा है, तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो Cl की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट रहते हैं। बताया भी है मैंने, विद्युदात्मकता पढ़ाया पिछले चैप्टर में। तो आंशिक ऋणावेश धनावेश आ जाता है, ध्रुवित हो जाता है मॉलिक्यूल। ये बॉन्ड जो है किसकी तरफ शिफ्ट रहता है, यानी बंध की दिशा किधर रहती है, क्लोरीन की तरफ रहती है ना। तो ये कैसा बंध हो गया, दिशात्मक। बंध की दिशा है किसी एक परमाणु की ओर, इसलिए सहसंयोजी बंध दिशात्मक बंध कहलाता है। कैसा कहलाता है? अब ये बात जान ली, सीख ली तो ये बात याद रहेगी, वरना दिशात्मक है, दिशात्मक है, दिशात्मक है, दिशात्मक है। आ हटाना है कि लगाना है, आ हटाना है कि लगाना है। ये जब एग्जाम में आएगा तब ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा, गलत करके चले जाओगे। तो इसलिए कहते हैं बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए सीखते हुए। तो ये सारे इनके लक्षण हैं। क्या है? लक्षण है। अच्छा, एक लक्षण रह गया, चूंकि आयनित नहीं हो रहे हैं, चूंकि ये आयनित नहीं हो रहे हैं इसलिए ये कुचालक होंगे, ये कुचालक होते हैं। ये जनरल प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा। कुछ अपवाद भी हैं, ठीक है। कुछ आपको मतलब जैसे कि हीरा जो होता है वो तो कुचालक होता है, लेकिन अगर ग्रेफाइट की बात करें तो उसमें भी सहसंयोजी बंध पाया जाता है, तो वो सुचालक है। उनके फिर अपने अलग रीजन है, उनके फिर अपने अलग रीजन है, लेकिन वो एक एक्सेप्शन है। लेकिन एक ये जनरल प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इनके कुछ एक्सेप्शंस भी आपको मिल सकते हैं, ठीक। तो लक्षण में पहला लक्षण क्या है? लक्षणों में पहला लक्षण क्या है? ये अणुओं से बने हैं, इनके गलनांक क्वथनांक कम है। कारण क्या है? क्योंकि ये अणुओं के बीच क्या पाया जाता है? दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण बल, जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। ये आयनित नहीं होते हैं, आयनित नहीं होते हैं इसलिए कुचालक हैं, ठोस अवस्था में भी और द्रव अवस्था में भी। अध्रुवीय विलायकों में अधिक विलेय हैं, ध्रुवीय विलायकों में कम विलेय हैं। और ये वो बंध है सहसंयोजी बंध, वो कैसा होता है? दिशात्मक होता है। इसकी वो शिफ्ट रहता है किसी एक परमाणु की ओर। किस परमाणु की ओर? जिसकी विद्युदात्मकता अधिक होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। क्लियर है? तो ये लिख लीजिए। देखो नंबर 1, सहसंयोजी यौगिकों में यौगिक अणुओं से बने होते हैं। सहसंयोजी यौगिक अणुओं से बने होते हैं। नंबर 1 लिखो, सहसंयोजी यौगिक अणुओं से बने होते हैं। नंबर 2, इनके गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं। क्योंकि इनके अणु दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। एक ही लड़का है लाल शर्ट वाला, ये कुर्सी के पास बैठा हुआ है, इसका मुंह देखो किधर है, पढ़ा हम इधर रहे हैं। आगे मुंह करो, आगे। दुर्बल वान डेर वाल बल द्वारा जुड़े रहते हैं। नंबर 3 लिखो, नंबर 3, ये यौगिक
ध्रुवीय विलायकों जैसे जल में प्रायः अविलेय होते हैं, जैसे जल में प्रायः अविलेय होते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। जबकि अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। या कम विलेय अधिक विलेय कह सकते हो, एक ही बात है। ध्रुवीय विलायकों में प्रायः विलेय या कम विलेय, ठीक, और ध्रुवीय विलायकों में अधिक विलेय होते हैं। नंबर 4, ये यौगिक गलित अवस्था या जलीय विलयन में आयनित नहीं होते हैं। आयनित नहीं होते हैं। अगला लास्ट पॉइंट, सहसंयोजी बंध की प्रकृति दिशात्मक होती है। सहसंयोजी बंध की प्रकृति दिशात्मक होती है। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे उपसहसंयोजी बंध। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास।